हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएससी हुआ करता था पहले, अभी ये नया आयोग बना है मार्च 2024 में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की जिसका एग्जाम 16 और 17 फरवरी को होना था, अभी ये 16 और 17 अप्रैल 2025 को होने वाला है। 58 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 59 करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको ये सेंड कर दिया जाएगा, ये और इससे पहले वाला। अननेसेसरी के मैसेज ना करें। आपको जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको पता है कि इवनिंग में 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको मटेरियल सेंड किया जाता है। जिस दिन भी टेस्ट होता है उस दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको ये सेंड कर दिए जाते हैं। और आपको जो अभी तक टेस्ट सेंड किए हैं आप उनका रिवीजन जरूर कीजिएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं study247.in। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिलेबस के नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ सब मिल जाता है। आज का जो टेस्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट नंबर 59, ये इकोनॉमी पे बेस्ड है। इकोनॉमी पे बेस्ड है पूरा टेस्ट। आने वाले टाइम में और भी आपको जो हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है उस पे मिलते रहेंगे। हर सब्जेक्ट पे या यूनिट पे कम से कम 3-4 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। सेबी इज एन। सेबी क्या है ये पूछा है इसमें से। सेबी है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, और ये एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। 1992 में इसकी स्थापना की थी। एक एक्ट आया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और ये कब से लागू हुआ है? ये एक्ट 1992 का आया था और ये लागू हो गया था जनवरी 1992 से। 30 जनवरी 1992 से ये लागू हो गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टैट्यूटरी क्या होता है? वैधानिक। वैधानिक है सेबी। सेबी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और एडवाइजरी नहीं है, ये एक वैधानिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी? नैरो मनी का पूछा है, इनमें से कौन सा नैरो मनी के अंतर्गत आता है? जो देखिए आरबीआई पब्लिश करता है फिगर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फिगर पब्लिश करता है 4 अल्टरनेटिव मेजर्स मनी सप्लाई के। जो मनी सप्लाई है इसके चार अल्टरनेटिव मेजर्स, इसके फिगर आरबीआई पब्लिश करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कौन से हैं 4? M1, M2, M3 और M4। ये 4 आरबीआई पब्लिश करता है। M1 क्या होता है? M1 होता है CU प्लस DD। तो इसमें देखिए CU क्या होता है? CU होता है करेंसी। जो CU है वो होता है करेंसी। अब करेंसी में क्या आता है? जो कागज के नोट हैं प्लस सिक्के, नोट्स प्लस कॉइन दोनों इसमें आ जाते हैं CU में। और ये जो DD है इसका मतलब क्या होता है? नेट डिमांड। नेट डिमांड होता है, और नेट डिमांड भी कौन सा? जो कमर्शियल बैंक्स में जमा है उसकी बात हो रही है। तो M1 क्या होता है? नोट्स, कॉइन और जो कमर्शियल बैंक में जमा है वो, और वो भी किसका? सिर्फ पब्लिक का। पब्लिक का ही काउंट किया जाता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। M2 क्या होता है? M2 होता है M1 प्लस, इसमें जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक हैं उनमें जो सेविंग जमा है वो काउंट किया जाता है, प्लस M1। M1 में CU प्लस DD आ गया, और इसमें जो सेविंग डिपॉजिट्स है किसके साथ? जो पोस्ट ऑफिस में जमा है उसकी बात हो रही है। M3 क्या होता है? M3 होता है M3 होता है M1 प्लस जो नेट टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स में, जो
नेट टाइम डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक्स में, वो M3 होता है, और M4 होता है M3 प्लस जो टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग में, और इसमें जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो काउंट नहीं किए जाते हैं M4 में, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए इसमें जो भी काउंट होता है वो पब्लिक का जो डिपॉजिट है वही काउंट होता है। इंटर बैंक जो डिपॉजिट होता है, जैसे एक कमर्शियल बैंक से दूसरे कमर्शियल बैंक में कोई पैसा जमा हो रहा है, उसको मनी सप्लाई में नहीं काउंट किया जाता है। तो ये 4 पार्ट है, इसमें से M1 और M2 ये दोनों नैरो मनी है, M3 एंड M4 दीज आर ब्रॉड मनी। तो M1 और M2 ये नैरो मनी है। Which one best indicates the economic development of the country? इनमें से कौन सा बेस्ट इंडिकेट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, की देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, किससे पता चलता है? ये जनरली पूछा है। कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये मीनिंगलेस है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द जो डिफरेंट सेगमेंट है पॉपुलेशन के, उसमें अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। अब इसमें कई इंडिकेटर होते हैं, लेकिन जो मेन है वो पर कैपिटा इनकम है। क्या है? पर कैपिटा इनकम। वास्ट मेजोरिटी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये मोस्ट कॉम्प्रेंसिबल मेजर है ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, GDP, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का है पर कैपिटा इनकम। बेस्ट पूछा है। द बेस ईयर ऑफ प्रेजेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI फॉर इंडस्ट्रियल लेबर्स इज, जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स है उनके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर पूछा है। बेस ईयर क्या है? देखिए जो नई सीरीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की आई है वो तो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अब 2016 हो गया है बेस ईयर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, बेस ईयर क्या हो गया? 2016। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये है 2016 इसका बेस ईयर। और ये कब से लागू हुआ है? ये विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2020, सितंबर 2020 से ये जो बेस ईयर है ये लागू हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स की बात करें या फिर जो रूरल लेबरर्स हैं उनकी बात करें, तो इनके लिए अभी भी देखिए 1986-87 ये है किसके लिए? एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। अगर जैसे इसको पॉलिटिकली ना लिया जाए, लेकिन जैसे जो 3 फार्म बिल्स ला रही थी गवर्नमेंट, 3 फार्म बिल्स एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो जिनको वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, 3 किसान बिल, उसके बाद में ये बेस ईयर भी चेंज होता जो एग्रीकल्चर का है, इसका बेस ईयर चेंज होता। हालांकि जो MSP है वो मिलना चाहिए जो भी उनकी डिमांड है, लेकिन बेस ईयर ये अभी भी 1986-87 का ही चल रहा है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का। तो अगर एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर का बेस ईयर पूछा जाता है तो 1986-87, और जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसका 2016। हमसे इंडस्ट्रियल लेबर का पूछा है, डी इसका करेक्ट आंसर है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमिक प्लानिंग है इनमें से ये किसके अंतर्गत आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है ये इसमें आता है लिस्ट 3rd में, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये है। और ये सभी 7वां जो शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें है ये तीनों, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग स्टेट भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। द मेन एम ऑफ 5th 5 ईयर प्लान, जो 5वां पंचवर्षीय योजना थी, 5th
पूछा है हमसे 5वीं पंचवर्षीय योजना, उसका जो मेन एम था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था। पहले तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी। तो पांचवा जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 टू 78 इस टाइम पे आया था पांचवा प्लान, और इसमें स्ट्रेस दिया गया था, मेनली जो फोकस किया गया था एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस पे। जो एक आप अक्सर सुनते होंगे गरीबी हटाओ, वो इसी में दिया गया था नारा। एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, जिसको कहते हैं गरीबी हटाओ, एंड जस्टिस, ये था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब इसमें क्या हुआ कि इसके बाद में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने आके और इसको रिजेक्ट कर दिया, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट एक रोलिंग प्लान लेके आई, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रोलिंग प्लान। और वो रोलिंग प्लान क्या था, 1978 से और 1980 के बीच में रोलिंग प्लान लेके आई जनता पार्टी गवर्नमेंट, और उसी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया 5th 5 ईयर प्लान को, और इंट्रोड्यूस किया एक नया छठा 6th 5 ईयर प्लान 1978 से 1980। बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो जनता पार्टी का रोलिंग प्लान था इसको रिजेक्ट कर दिया 1980 में। और फिर बाद में वो 6th प्लान लेके आए, छठी पंचवर्षीय प्लान था, वो 1980 से और 85 का लेके आए। तो इस तरीके से रहा है। तो ये पांचवा 74 से 78, फिर एक रोलिंग प्लान आया 78 से 80, और फिर बाद में छठा प्लान आया है 80 से 85। हमसे पूछा है 5वें में मेन फोकस किस पे था, तो पोवर्टी एलिमिनेशन और सेल्फ रिलायंस, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दे रखा है ऑप्शन डी में, ये छठे प्लान के साथ एसोसिएटेड है। जो छठा प्लान आया था 80 से 85 में, उसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बिगिनिंग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का अक्सर एग्जाम में आता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स में देखिए, जैसे आपका इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। या फिर आपका जो रियल एस्टेट, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है। ये रियल प्रॉपर्टी टैक्स ये भी डायरेक्ट टैक्स है। या फिर जो आपका कोई असेट है, असेट पे टैक्स है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। इस तरीके के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, इनकम टैक्स वाले। जबकि जो जीएसटी है, जीएसटी ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वेट है आपका, वैल्यू एडेड टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। या फिर सेल टैक्स है, ये सेल टैक्स का सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स में। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। हमसे पूछा है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। द आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं, और जो आपका एग्जाम का लेवल है, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर पूरा पैटर्न चेंज हो जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं, और वैसा ही आता है तो वैसे उसके लिए भी करवा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। द आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया है, ये पूछा है हमसे। देखिए आरबीआई है, ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को। और किसके तहत हुई थी? एक आरबीआई एक्ट आया था 1934, आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी 1935 में, अप्रैल 1। जो सेंट्रल ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो पहले इनिशियली कहाँ हुआ करता था? कलकत्ता में हुआ करता था। जैसे राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर बाद में दिल्ली शिफ्ट की गई, वैसे आरबीआई का भी कलकत्ता में हुआ करता था। और बाद में परमानेंटली इसको 1937 में आरबीआई का कहाँ मूव कर दिया गया? बॉम्बे।
बॉम्बे में मूव कर दिया गया। अब इसकी पूछा हमसे नेशनलाइज कब हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पब्लिक ओनरशिप ट्रांसफर किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और एक एक्ट आया था 1948 का, उसके तहत फिर इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। विच इंडियन कमर्शियल बैंक बिकम द फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग मोबाइल एटीएम सर्विस? मोबाइल एटीएम सर्विस सबसे पहले कौन से बैंक ने प्रोवाइड की है, ये पूछा है। इंडिया का जो लार्जेस्ट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है आईसीआईसीआई, इसने मोबाइल एटीएम शुरू किए थे पहली बार मुंबई में। ये इसका करेक्ट आंसर है। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? जो वित्त आयोग है ये अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, या राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन का, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आता है आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 280 में। और इसमें ये कहा गया है कि ये रिकमेंड करेगा जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द केंद्र सरकार एंड राज्य सरकार। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय? जो नेशनल इनकम है इसका एस्टिमेशन भारत में कौन प्रिपेयर करता है? नेशनल इनकम हमारे सिलेबस में है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट कौन करता है? राष्ट्रीय आय का एस्टिमेट करता है सीएसओ। सीएसओ जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सांख्यिकी संगठन, ये करता है, हर साल इशू करता है एक वाइट पेपर नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम का हर साल वाइट पेपर इशू करता है कौन? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। और ये वाइट पेपर पर ईयर इशू करता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विथ? देखिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, ये रखा जाना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है या इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जिसे हम बजट कहते हैं, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा, हर साल ये आता है आर्टिकल 112 में। अनुच्छेद 112। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? 16वां जो वित्त आयोग है अभी उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन हैं। अरविंद पनगड़िया जो पहले वाइस चेयरमैन थे, इसके नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया, ये अभी 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो 16वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, इसके गठन कब किया गया था? 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। और इसमें और भी कई मेंबर्स हैं, जैसे जो 15वां फाइनेंस कमीशन में मेंबर थे अजय नारायण झा, AN झा, जो फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं एक्सपेंडिचर के, ये भी इसके मेंबर हैं। और इसका कब तक ये रिकमेंडेशन अवेलेबल करवाएगा? 16वां वित्त आयोग अपनी जो रिकमेंडेशन है ये दे देगा 31 अक्टूबर 2025 तक। 31 अक्टूबर 2025 तक रिकमेंडेशन देगा ये। और इसकी रिकमेंडेशन फिर कब से लागू होंगी? अप्रैल 2026 से नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या होगा वो रिकमेंड करेगा ये। 2026 से अगले 5 साल के लिए क्या होगा वो रिकमेंडेशन ये 31 अक्टूबर 2025 को देगा। 20 का करेक्ट आंसर है।
नीति आयोग नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है। नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है और इसका पहले भी बताया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। और इसका जब इसको इनिशिएट किया गया था तो एक स्टार्ट किया गया था एज ए नीति लेक्चर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली मीटिंग कब हुई थी? नीति आयोग की पहली बार मीटिंग हुई थी इसकी 8 फरवरी को। 8 फरवरी 2015 को इसकी पहली बार मीटिंग हुई थी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द फेलियर ऑफ थर्ड प्लान? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्यों फेल हो गई थी? थर्ड प्लान क्यों फेल हो गया था? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फेल हो गया था? देखिए, जो तीसरा प्लान है उसकी वजह रही थी, एक तो 1962 का वॉर चल रहा था, फिर पाकिस्तान आ गया 1965 में, तो चाइनीज एग्रेशन, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट और मानसून भी उस साल पे बहुत अच्छा नहीं था, पुअर मानसून था, मानसून अच्छा नहीं था। ये 3 वजह थी जिसकी वजह से ये तीसरा जो थर्ड प्लान था वो फेल हो गया था। 1962 इंडो चाइना, 1965 ये पाकिस्तान से, और फिर मानसून भी अच्छा नहीं था, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। द कंट्री विच हैड द फर्स्ट ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज? इनमें से कौन सा देश है जिसने पहली बार ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी? सबसे पहले जो ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग की शुरुआत की थी, ये एक नेशनल प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग पे लॉन्च किया गया था 1952 में। 1952 में ये लॉन्च किया गया था इंडिया ने। भारत पहला देश है जिसने ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, जो ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये इसका हर साल एनुअल पब्लिकेशन कौन करता है? इसका हर साल इसका करेक्ट आंसर आएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये हर साल पब्लिश करता है। पहला जो 5 ईयर प्लान है ये अडॉप्ट किया था, किस बेस पे अडॉप्ट किया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज अडॉप्टेड बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन, ये तो लगभग आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, हेरोड डॉमर मॉडल। ये हेरोड डॉमर मॉडल है, इसके बेस पे ये पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। हालांकि इसका जो प्लान है हेरोड डॉमर मॉडल, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूर किए थे और फिर लॉन्च किया गया था ये। और इसके पहला जो प्लान था 5 ईयर प्लान, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारीलाल नंदा। कब किया गया था पहला? 1951 में। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स? इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार नहीं लेती है? इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड टैक्स नहीं है। देखिए, इनकम टैक्स है, केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लैंड रेवेन्यू है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कस्टम्स है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कॉरपोरेशन टैक्स है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। तो 20 का करेक्ट आंसर आएगा, ये केंद्र सरकार नहीं लेती है। लैंड एक्साइज, लैंड और एक्साइज ये यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं कर रहा है, गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है, ये पूछा गया है।
जो पीपल्स प्लान है ये एम विश्वेश्वरैया का नहीं है। पीपल्स प्लान इज एसोसिएटेड विथ एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय थे, ये चेयरमैन रहे हैं जो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी थी इंडियन ट्रेड यूनियन की, उसके। और ये प्लान बेस्ड था जो मार्क्स सोशलिज्म है उसको एडवोकेट कर रहे थे, मार्क्सिस्ट को। इसको कहा गया पीपल्स प्लान। डिस्कम्फर्ट इंडेक्स और इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स इज, या तो आपसे डिस्कम्फर्ट इंडेक्स पूछ लिया जाएगा या इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स। देखिए एक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जिसमें समझे आप, क्योंकि उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल ये सब क्या चल रहा है उसके बेस पे फिर कितना डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है कितना है, वो भी एक टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे के बेस पे लिया जाता है, उससे रिलेटेड भी है डिस्कम्फर्ट इंडेक्स। लेकिन यहां बात हो रही है इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स की, और ये एक तरीके से समटाइम ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये है ये कंपोजिशन ऑफ एनुअल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो इन्फ्लेशन है वो और बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स। इन विच प्लान फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड, जो औद्योगिकीकरण है उसकी शुरुआत कौन से फेस में मानी जाती है? तो औद्योगिकीकरण की शुरुआत ये तीसरे फेज से मानी जाती है इसकी, 1956 to 61। और जो सेकंड, एक्चुअली जो सेकंड प्लान है इसमें देखिए, इसमें ये जो फेस रहा है 1956 से 61, ये सेकंड प्लान था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें शुरुआत हुई थी। एक्चुअली दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से और 61 के लिए थी। ये योजना औद्योगिकीकरण पे आधारित थी और इसको रूसी मॉडल पे आधारित बताया जाता है। जो रशियन मॉडल था उस पे आधारित थी ये। और इस पे ये किसका मॉडल है, कई बार पूछ लिया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस, ये किसका मॉडल था? तो ये पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस कौन थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, जिनका काफी रोल रहा है इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमसे पूछा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दूसरे फेज से संबंधित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना से। और इसके तहत ही आप देखेंगे तो जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, इनमें प्लांट स्थापित किए गए थे। जो पन बिजली योजनाएं हैं, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, राउरकेला हो, इसमें 5 संयंत्र स्थापित कर दिए थे रूस से। जैसे भिलाई में रूस की मदद से, या फिर दुर्गापुर की बात करें तो ब्रिटेन, यूके की मदद से, राउरकेला में जर्मनी की मदद से कोयला उत्पादन बढ़ाया गया था। पूरे देश में अधिक और ज्यादा रेलवे लाइन भी जोड़ दी गई थी। और इसी सेकंड फेज में क्या हुआ था, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये और इसके साथ साथ जो एटॉमिक कमीशन था, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, उसकी भी स्थापना इसी फेज में हुई थी, सेकंड फेज के तहत ही। तो ये इंडस्ट्री का पूछा जाए तो एक बार देखिए आप, ये पढ़ लीजिएगा सारे फेस। वैसे आपको करवाए जाएंगे, अभी इकोनॉमी शुरू करवाते, लेकिन अभी एग्जाम डेट आगे हो गई है, लेकिन फिर भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं करवाएंगे। एक एक टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डॉमर मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसको गॉडगिल फॉर्मूला कहा जाता है, और जिसमें 14 हैं शायद, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद में जैसे पांचवी पंचवर्षीय योजना है गरीबी हटाओ, जो MNP DP दर उन्होंने तैयार की गई थी।
इसके बाद में रोलिंग प्लान आया था, छठी पंचवर्षीय योजना है, जिसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, जिसको शिवरामन समिति की सिफारिश कहा जाता है कि शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पे 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये बात करें हम छठी की, और सातवीं है जिसमें क्या लक्ष्य था, आत्मनिर्भरता पे लक्ष्य दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें नगरपालिका और पंचायत समिति यह अधिनियम आया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। नवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें आजादी के 50 साल पूरे होने का प्रतीक है इसमें, और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में और उनके देश के विकास के बीच में बैलेंस रहे, ये नवीं पंचवर्षीय योजना थी 1997 से 2002 की। 10वीं पंचवर्षीय योजना है जिसमें समावेशी विकास हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसको सी रंगराजन ने तैयार किया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना सी रंगराजन, जिसका मेन लक्ष्य था तेजी से और समावेशी विकास हो, जो 2007 से 12 की थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से और 17 तक थी, और ये भी विकास समावेशी विकास पे ही थी, लेकिन ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना आई नहीं है क्योंकि अब वो नीति आयोग हो गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी, महालनोबिस। महालनोबिस मॉडल है ये, उस पे बेस्ड थी। सेनवेट इज एसोसिएटेड विथ, CEN वेट इज एसोसिएटेड विथ, ये किसके साथ संबंधित है? ये एक्चुअली सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और ये अलाउ करता है जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कि जो उनके पास क्रेडिट है उसको यूटिलाइज कर सके, उससे संबंधित है। रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? इनकम टैक्स इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये पूछा है। तो देखिए इनकम टैक्स है ये 1860 में पहली बार टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में। और वो क्यों किया था? अंग्रेजों का कहना था कि भाई तुमने जो 1857 की क्रांति की है उससे बहुत नुकसान हुआ है, उससे जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। और ये किसने शुरू किया था? जेम्स विल्सन थे, सर जेम्स विल्सन, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था टैक्स पहली बार 1860 में। इसके बाद में इसमें कई बार अमेंडमेंट होते गए, टाइम टाइम पे इसमें चेंजेज होते गए, और बाद में इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। हमसे पहली बार ये पूछा है तो ये जेम्स विल्सन। इको मार्क इज ए सिंबल रिलेटेड टू, जो इको मार्क है इट इज ए सिंबल रिलेटेड टू, इको मार्क इकोलॉजी मार्क, ये एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको BIS देता है, BIS ये सर्टिफिकेट देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कि इससे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ है उसके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए इको मार्क सर्टिफिकेट मिलता है जो BIS देता है। और इसकी ये जो शुरुआत है BIS या सर्टिफिकेट, ये कब शुरू किया गया था? 1991 में। कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज बाय विच गवर्नमेंट, जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये कौन लेता है? कॉर्पोरेट टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, और ये पब्लिक और प्राइवेट रजिस्टर्ड जो भी है, कंपनीज एक्ट है एक, कंपनीज का एक्ट 1956 का, उसमें जो भी चाहे कोई इंडिविजुअल हो, प्राइवेट या पब्लिक, उस पे ये कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। और इस टैक्स का कोई भी पैसा स्टेट को नहीं दिया जाता है। व्हाट इज निक्की? ये स्टॉक एवरेज, या कई बार आपसे निक्की 225 के नाम से पूछ लिया जाता है, कई बार निक्की स्टॉक एवरेज के नाम से पूछ लिया जाता है, निक्की इंडेक्स के नाम से पूछ लिया जाता है,
ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, टोक्यो स्टॉक मार्केट इंडेक्स। कौन सा है? टोक्यो का है ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स। और इसका रिव्यू होता है साल में 2 बार, एक साल में 2 बार ये रिव्यू करते हैं इसका। द एडोक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज अबॉलिश्ड ऑन। देखिए पहले क्या है कि बजट डेफिसिट हो गया तो उसके लिए क्या होता था, एक एडोक ट्रेजरी बिल और ले आती थी सरकार। और वो एडोक ट्रेजरी बिल में क्या होता था, उसमें ये पैसा लेते थे आरबीआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई से पैसा लिया जाता था। वो था ये एडोक ट्रेजरी बिल। अब इसको कब खत्म किया गया है? इसको 31 मार्च 1997, 31 मार्च 1997 में इसको एबोलिश कर दिया गया था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ टैक्स रिफॉर्म कमेटी? टैक्स रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैन कौन थे? टैक्स रिफॉर्म कमेटी है, ये कब बनाई गई थी? 1991 में टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी थी। और इसके ये किसके चेयरमैन थे, इसके किसके अंडर में बनी थी? प्रोफेसर थे राजा चेलैया। राजा चेलैया के चेयरमैनशिप में ये रिफॉर्मिंग इंडिया टैक्स सिस्टम। इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, इनसाइड ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, ये शेयर मार्केट के साथ रिलेटेड है। इनसाइड ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इसमें बाय करना या सेल करना, कोई भी पब्लिकली ट्रेड कंपनी के स्टॉक है उसको कोई उनको नॉन पब्लिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक, उनको कोई नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेस पे कोई पब्लिकली शेयर लेते हैं, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है। 2 महीने से ज्यादा का टाइम है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।